दे रहा होगा। सो यहाँ पे वही वाला पेपर है जो पेपर आप लोगों को दिया गया था। इसमें सारी चीज़ें आपको लिख रखी है। 25% के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग है और जो पेपर है उसमें एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स को कैरी करता है। तो इस हिसाब से हर क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो 0.5 मार्क्स क्या होगा आपका वहाँ पे माइनस हो जाता है। तो इस हिसाब से ये पेपर था, उसको भी ध्यान में रख करके आपको काम करना था। सो पहला ही जो सवाल यहाँ पे दे रखा है, नंबरिंग में मत जाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है आपका, वेन एवर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड देयर इज ऑलवेज एन इंक्रीज इन। यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछ रहा है वो यही पूछ रहा है कि जब भी किसी भी प्रोसेस में फिजिकल प्रोसेस हो रहा हो, बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहा हो या कोई वाइटल एक्टिविटीज हो रही हैं, किसी भी प्रोसेस के दौरान अगर कुछ भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, वो जो एनर्जी ट्रांसफर होकर के डिसिपेट हो रही है पूरे इस आपके यूनिवर्स में, उसके उसका इम्पैक्ट क्या है, राइट। तो कुछ लोगों के यहाँ पे मैंने देखा कि ऑप्शन नंबर सी पे बहुत लोगों ने आंसर लगाया हुआ है कि जो सिस्टम होगा उसका एंट्रोपी बढ़ जाएगा, और कुछ लोगों ने मतलब कुछ क्या ज़्यादातर लोगों ने एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, इस पे लगाया हुआ है। तो सिस्टम और यूनिवर्स में ये जो कन्फ्यूजन बना रहा वो किस वजह से, इसको थोड़ा समझ लीजिए। सिस्टम को टर्म आप तब यूज करते हैं जब कोई स्पेसिफाइड कोई भी चीज़ हो जहाँ पर आप काम कर रहे हो, राइट। अगर किसी भी पर्टिकुलर एक मशीन है, पर्टिकुलर कोई एक डिवाइस है, पर्टिकुलर कोई एक प्लेस है, अगर वहाँ पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। मतलब थर्मोडायनामिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया जाता है कि पूरे इस यूनिवर्स में सिर्फ दो ही पार्ट है, एक है सिस्टम और दूसरा है सराउंडिंग। तो सिस्टम का मतलब ये होता है जिसपे कि कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, जिस पे प्रेशर है, टेम्परेचर है या फिर वॉल्यूम में मेजरमेंट किया जाता है, और इस सिस्टम के सराउंडिंग का सारा पूरा का पूरा जो एरिया होगा वो बेसिकली क्या कहलाता है, सराउंडिंग कहलाता है। तो अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनामिक्स पूरे यूनिवर्स को सिर्फ दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक सिस्टम और दूसरा सराउंडिंग। सिस्टम वो होता है जहाँ पे चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं। सो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही थी कि किसी स्पेसिफाइड सिस्टम की बात नहीं किया गया, वैन ईवर की बात कर दिया कि मतलब जब कभी भी कहीं पे भी वाटर में हो रहा है, लिविंग सिस्टम में हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटी में हो रहा है, मतलब जहाँ कहीं पे भी अगर एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन की बात अगर हो रही है तो इसका मतलब वो बात अल्टीमेटली यूनिवर्स की हो रहा है, किसी स्पेसिफाइड सिस्टम की बात नहीं हो रहा है, राइट। सो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। और आपको अच्छे तरीके से पता है ये थर्मोडायनामिक्स का सेकंड जो लॉ है यही आपको बताता है कि पूरे यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो हमेशा क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो एंट्रोपी के बारे में भी आपको बताया जा चुका है। एंट्रोपी क्या है, दैट इज रैंडमनेस है। और किसी भी प्रोसेस के थ्रू जितना टाइम आपका बीत रहा है उस पूरे टाइम ड्यूरेशन में पूरे यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है लगातार क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो यही सवाल ये पूछ रहा था। इस सवाल में जो कन्फ्यूजन करने वाला पार्ट था दैट इज सिस्टम एंड यूनिवर्स। ये सिस्टम आपको तब यूज करना है या तब आपको ऑप्ट करना है जब वहाँ पे जो फंक्शन हो रहा है या जो वर्क हो रहा है उसके प्लेस के बारे में क्या किया गया है, नोटिफाई किया गया हो कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे मेजरमेंट की जा रही है, राइट। सो होपफुली कि अभी ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है आपसे विपरीत। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर ये एनर्जी के चेंज होने से एंट्रोपी कैसे चेंज हो रही है सर, ये थोड़ा सा कंसेप्ट बता दीजिए, यही समझ में नहीं आ रहा था कुछ। देखिए, जो एंट्रोपी है वो बताता है रैंडमनेस को, ठीक है। मतलब कि अगर आप एंट्रोपी को एस से रिप्रेजेंट करते हैं तो एस जो है वो बताता है रैंडमनेस को, ठीक है। और रैंडमनेस का मतलब होता है कि अनस्टेबिलिटी, मतलब वो स्टेबल ना हो। कोई भी मॉलिक्यूल्स जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रैंडमनेस कम होगी, और जितना ज़्यादा वो अनस्टेबल होगा रैंडमनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। और रैंडमनेस जो होती है वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी पे क्या करती है, डिपेंड करती है। किस पे, काइनेटिक एनर्जी पे। मतलब कि अगर किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के पास, मान लीजिए मॉलिक्यूल आपका ए है और मॉलिक्यूल आपका बी है, और इन दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी जिसको आप के ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों की अगर एनर्जी की बात अगर किया, सपोज यहाँ पे दे दिया जाए आपको 5 किलो जूल है और यहाँ पे मान लीजिए 2 किलो कैलोरी है या किलो जूल है, राइट। तो किसी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली किसी भी स्पीसीज का, चाहे वो एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल हो, कंपाउंड हो या लिविंग सिस्टम हो, जिसके पास काइनेटिक एनर्जी जितना ज़्यादा होगी, मीन्स एनर्जी जितना ज़्यादा होगा, उसकी स्टेबिलिटी उतना ही क्या होगी, कम होगी। मतलब रैंडमनेस क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो रैंडमनेस मतलब एंट्रोपी, और एंट्रोपी का मतलब एनर्जी। तो एनर्जी अगर किसी सिस्टम का बढ़ेगा तो उसकी रैंडमनेस बढ़ेगी, और रैंडमनेस अगर बढ़ेगा तो उसकी एंट्रोपी भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि एंट्रोपी को आप टेक्निकली बोलते क्या हो, एंट्रोपी का मतलब ही हो जाता है कि बेसिकली दैट इज द टू मेजरमेंट ऑफ अ रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम में या किसी भी ऑब्जेक्ट के रैंडमनेस को मेजरमेंट करने को ही आप एंट्रोपी के नाम से जानते हैं। तो जितना ज़्यादा एंट्रोपी होगी होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, रैंडमनेस होगा। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एनर्जी के। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रैंडमनेस, और रैंडमनेस इज डायरेक्टली टू द एंट्रोपी मींस एस। तो यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं। और ये एग्जांपल देकर मैंने क्लास में भी समझाया था कि मान लीजिए किसी के पास अगर 10,000 रुपये हैं और किसी के पास एक भी पैसा नहीं है,
मार्केट जाने का मन किसका करेगा? ऑब्वियसली जिसके पास पॉकेट में मनी होगा। तो मनी भी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आपके पास अगर पैसा होगा तो आपका माइंड स्टेबल नहीं रहेगा, आपके दिमाग में चलते रहेंगे कि ये वाला शॉपिंग कर लेता हूँ, ये चीज़ खा लेता हूँ, यहाँ जाकर घूम आता हूँ। लेकिन अगर एक लड़का है जिसके पास पैसा ही नहीं है, तो उसके पास कोई इच्छा नहीं है, उसके मन में कोई विचार भी नहीं आएगा कि उसको कहीं जाना, वो शांति से अपना एक जगह क्या होगा, पड़ा होगा। तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी? कम होगी। जबकि जिसके पास 10,000 रुपीज़ अमाउंट है पॉकेट में, उसकी एंट्रोपी क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्लियर है पूनम? सर। समझ में आ गया? हाँ जी सर, आ गया। ओके। सो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इंथैल्पी। इंथैल्पी को लेकर के पूछ रहा है कि इंथैल्पी को कौन सबसे बेहतर डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे इसके साइन से ही आपको समझना था। इसको आप डेल्टा एस के नाम, डेल्टा एस से भी रिप्रेजेंट करते हो चेंज इन इंथैल्पी को। ये इंथैल्पी जो होता है वो हीट के कंटेंट को बताता है। डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाया था कि किसी भी रिएक्शंस में, कोई भी जो रिएक्शंस अगर हो रही है, उस रिएक्शंस में टोटल इवॉल्व या इन्वॉल्व लगने वाली या निकलने वाली जो हीट होगी, उस हीट के कंटेंट को अगर आप स्टडी करते हो, मेजरमेंट करते हो, तो उसको आप बोलते हैं दैट इज द इंथैल्पी। सो थर्मोडायनामिक्स में इंथैल्पी एक क्वांटिटी है, एक फंक्शन है, जो कि किसी भी प्रोसेस में होने वाले हीट के ट्रांसफर को क्या करता है, या हीट के कंटेंट को मेजरमेंट करता है। तो उस हीट के कंटेंट को मेजरमेंट करने वाली प्रॉपर्टी को आप इंथैल्पी के नाम से जानते हैं, जिसको कि एच से, और चेंज इन इंथैल्पी को डेल्टा एस से क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। इंथैल्पी के बेसिस पे रिएक्शंस को भी डिवाइड करते हैं, दैट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ये भी आपको पढ़ा चुका हूँ, जहाँ पे बताया गया था कि डेल्टा एच की वैल्यू अगर क्या होगी? नेगेटिव होगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। इसका मतलब वहाँ पे हीट क्या होगी? निकलेगी। और डेल्टा एच की वैल्यू अगर क्या होगी? पॉजिटिव होगा साइन में, इसका मतलब क्या हो जाएगा? दैट इज द एंडोथर्मिक हो जाएगा। इसका मतलब कि वो रिएक्शन जो होगी स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। तो नेगेटिव साइन वाले स्पॉन्टेनियस होते हैं, पॉजिटिव साइन वाले नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो ये इंथैल्पी का जो कंटेंट है, मतलब मीन है, वो क्या है? हीट के कंटेंट से। तो यहाँ पे आप देखिए, ये एनर्जी की बात कर रहा है, तो ये तो होगा नहीं। ये एंट्रोपी की बात कर रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा कि ये एनर्जी की बात हो जाएगी। इक्विलिब्रियम की बात ये करता नहीं है। और यहाँ पे भी ये दैट इज कंडीशंस ऑफ सेल दैट इज नॉट एबल टू रिएक्ट, ये कोई बात है नहीं स्टेटमेंट। तो यहाँ पे बात क्या है? दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, कि द हीट कंटेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शंस की हीट के कंटेंट के बारे में जो बताता है, उस क्वांटिटी को आप इंथैल्पी के नाम से जानते हैं। क्लियर है? सर अगर यहाँ पर ये होता, एंट्रोपी होता, तो उसके लिए हम द टोटल काइनेटिक एनर्जी इसको रिलेट कर सकते थे। अगर यहाँ पे एंट्रोपी की बात करता, मीन्स एस की बात करता, तो ये सिस्टम की जो एंट्रोपी दे रखा है, यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, या सिस्टम की एनर्जी हो जाता। या सपोज जैसे अगर यही ऑप्शन रहने देते, तो उस केस में ऑप्शन नंबर ए आपका अप्रोप्रिएट हो जाता सही होने के लिए। ओके सर। तो जहाँ कहीं पे भी एंट्रोपी की बात आएगी, तो आप समझना कि वो एनर्जी की बात कर रहा है। और एंथैल्पी की अगर बात आ रही है, तो वो क्या है? दैट इज द हीट की बात कर रहा है। और एंट्रोपी का एनर्जी से इसलिए मतलब है क्योंकि एंट्रोपी रैंडमनेस को बताता है, और रैंडमनेस का फैक्टर है दैट इज द एनर्जी। ठीक है? तो हो सकता है कि आपको डायरेक्टली एंट्रोपी वाले केस में एनर्जी ना देखने को मिले, वहाँ पे आपको रैंडमनेस देखने को ही मिलेगा, या स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा, लेकिन उसका रिलेशन एनर्जीज होता है, इसको आप समझते रहिए। ठीक है? चलिए आते हैं इस वाले क्वेश्चंस पे, जहाँ पे थोड़ा डाउट है। सुजाता का सवाल था कि सर इस क्वेश्चंस के लिए सोडियम ऑप्शन सही होना चाहिए। डेफिनेटली सही होना चाहिए। यहाँ पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे इसको लेकर के। पूछ रहा है कि ट्रेस एलिमेंट्स आर दोज रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन ओनली माइन्यूट क्वांटिटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेस एलिमेंट दैट इज रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स और अदर वर्टिब्रेट्स। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स लिखे गए हैं, आप इनको ध्यान से देखिए। जैसे लाइक एज नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, आयोडीन है, सोडियम है, फास्फोरस है, राइट? ये सब के सब एलिमेंट ऐसे हैं, मतलब इनको दे दिया जाए, इनको दे दिया जाए, ये और ये ऐसे हैं जो कि प्लांट में भी यूज किए जाते हैं, और प्लस एनिमल में भी यूज किए जाते हैं। यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया ह्यूमन बीइंग्स को लेकर के। आयोडीन जो है वो बेसिकली थायराइड से, मीन्स थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स होते हैं, उन हार्मोन्स को बनाने के लिए क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। अगर आपने नाम सुना होगा, दैट इज T3 एंड T4 जो हार्मोन्स होते हैं, इन हार्मोन्स को बनाने के लिए आयोडीन की क्या होती है? जरूरत होती है। तो ये हार्मोन्स आपके प्लांट में नहीं बनते। मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट ये है कि ये जो नाइट्रोजन, कैल्शियम या फिर आपके फॉस्फोरस, ये ऐसे न्यूट्रिएंट एलिमेंट है, या सोडियम, जो कि दोनों में ही पाए जाते हैं। प्लांट में भी पाए जाते हैं, एनिमल में भी पाए जाते हैं। डेफिनेटली सोडियम एक ट्रेस एलिमेंट है,
जैसे जिनको भी जैसे सुजाता ने ऑब्जेक्शन किया था कि सर सोडियम ऑप्शन सही होना चाहिए इसके लिए, सोडियम एक ट्रेस एलिमेंट है, डेफिनेटली वो एलिमेंट है, लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ ये किसका कर रहा है, ह्यूमन बींग्स का कर रहा है, राइट। तो इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो आयोडीन का जो रिक्वायरमेंट है वो प्लांट की बॉडी में नहीं होता है, जबकि थायरॉक्सिन हार्मोन्स को बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है, जिससे ग्वाइटर डिजीज भी हो जाता है थायराइड हार्मोन्स की कमी होने से, राइट। ये चीज़ प्लांट में नहीं पाई जाती है। बाकी चारों जो एलिमेंट हैं वो सब क्या है, कॉमन है। दूसरा, सोडियम आपकी बॉडी में, मतलब हम लोगों की बॉडी में एक मेजर कंट्रीब्यूटर एलिमेंट होता है नर्वस कंडक्शन के लिए। नर्वस सिस्टम आपके प्लांट में नहीं पाए जाते, तो प्लांट के रेफरेंस में ये माइक्रो एलिमेंट है या ट्रेस एलिमेंट है। लेकिन अगर हम लोगों की बात की जाए तो हमारी बॉडी पूरी वेल ऑर्गेनाइज्ड है नर्वस सिस्टम से, और नर्वस सिस्टम की कंडक्शन के लिए सोडियम आयन का होना बहुत बहुत ही ज़रूरी है। आप सब लोगों ने पढ़ा है मेम्ब्रेन का पोटेंशियल, जहाँ पे सोडियम आयन का ही आउटफ्लो और इनफ्लो होने से पूरा मेम्ब्रेन का क्या होता है, पोटेंशियल जनरेट होता है, और वही मेम्ब्रेन की पोटेंशियल आपके न्यूरॉन्स को कनेक्ट कराने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो सोडियम की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा है, प्लांट में ऐसा नहीं है। तो प्लांट के रेफरेंस में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली आपको ये लगेगा कि हाँ ये ट्रेस एलिमेंट, लेकिन एनिमल के रेफरेंस में, खास करके ह्यूमन बीइंग के रेफरेंस में, सोडियम इज नॉट अ ट्रेस एलिमेंट, क्योंकि ये आपकी बॉडी के पूरे नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने वाला, कंट्रोल करने वाला क्या है, आयंस है। विदाउट सोडियम के आपकी बॉडी का नर्वस कंडक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। अभी रिसेंटली दैट इज़ नवरात्रि का समय चल रहा था, सब लोग मेरे ख्याल से फास्ट रहे होंगे। आपने नोटिस किया होगा कि जिस दिन आप फास्ट रहते हो उसके अगले दिन आपकी बॉडी थोड़ी सी लेजी हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी में धीरे धीरे सोडियम और पोटेशियम का जो लेवल है वो धीरे धीरे खर्च होता जाता है। आप पूरे 24 घंटे में कोई भी नमक का चीज़ नहीं खाते हो, आप बाकी चीज़ खाते रहते हो, आपको ग्लूकोज मिलता रहता है, आप कभी आलू खाते हो, कभी फ्रूट्स खा रहे हो, कभी आप शरबत पी रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी अगले दिन आपको दिखता है कि हाँ वो लेजी हो रही है। ऐसा लेजीनेस क्यों? जबकि आपके बॉडी में एक्टिवनेस होने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप का चलना बहुत ज़रूरी है, जो कि न्यूरॉन्स को कंडक्शन देता है। तो वो सोडियम आयन का जब आपकी बॉडी में कमी होना शुरू हो जाता है तो आपकी बॉडी धीरे 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 क्या होती है, डल होना शुरू हो जाती है। तो आप जिस दिन फास्ट होते हो उस दिन तो एनर्जी मेंटेन होती है, लेकिन उसके नेक्स्ट डे आप देखोगे कि जब भी आप थोड़ा टाइम बीतेगा आपकी बॉडी एकदम ऐसा लगेगा कि हाँ अब आपको सिर्फ लेटने की इच्छा है, कहीं कुछ करने और जाने का मन नहीं होता है, राइट। तो इन रेफरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और अदर वर्टिब्रेट्स, सोडियम इज नॉट अ ट्रेस एलिमेंट। डेफिनेटली ट्रेस एलिमेंट में सोडियम का नाम आता है, लेकिन वो क्लासिफिकेशन आप देखोगे तो प्लांट में ज़्यादा आपको प्रेफर मिलेगा, और यहाँ पे बात ये ह्यूमन बीइंग्स ही कर रहा था। तो उस केस में आयोडीन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ट्रेस एलिमेंट का काम करेगा, जो कि आपकी बॉडी में बहुत कम टाइम पे जरूरत पड़ती है लाइक एज हार्मोन्स को बनाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन्स होती हैं T3 और T4, इन हार्मोन्स को बनाने के लिए, सिंथेसिस करने के लिए आयोडीन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। सो दैट इज वाई इस क्वेश्चन के लिए आयोडीन का आंसर सही है। आयोडीन न दे करके अगर आपसे नॉर्मली पूछेगा, यहाँ पे ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया रहेगा ह्यूमन बींग्स या वर्टिब्रेट्स, तो डेफिनेटली उस केस में आप सोडियम लगा देना और आपका आंसर भी सही हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। सोडियम इज अ ट्रेस एलिमेंट, ये अच्छी तरीके से पता है, क्लासिफिकेशन में भी आपको पढ़ने को मिलता है। लेकिन सवाल यहाँ पे किसका हो रहा था, दैट इज द एनिमल्स में, और एनिमल्स में खास करके हमारी बॉडी के लिए, मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए और वर्टिब्रेट्स के लिए। तो उसके रेफरेंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये सोडियम आंसर इसका नहीं होगा, आयोडीन होगा। क्यों होगा इसको मैंने यहाँ पे बता दिया। अब इस एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद भी अगर किसी के बारे में कुछ अभी डाउट है कि सर ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो आप अपना जो लॉजिक है उसको दे सकते हैं, और मैं उसको आपको साइंटिफिकली कंप्लीट सेटिस्फेक्शन देने के लिए कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ आप लोगों को मोस्ट वेलकम है, अगर अभी भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो। सर क्वेश्चन में ऑनली भी लिखना था, ऑनली क्या चीज़? बाय ह्यूमंस एंड अदर वर्टिब्रेट्स ऑनली। ये स्पेसिफाई वर्ड किया गया, उसके लिए उसके उसके बाद भी ओनली वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है सुजाता। फिर भी सर, क्योंकि देखिए दोनों दोनों ही ट्रेस दिख रहा है वैसे तो। अगर 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 वहां पे ऐसे ह्यूमन बीइंग्स और वर्टिब्रेट्स को स्पेसिफाई नहीं किया होगा, उस केस में आपका आंसर ये परफेक्टली सही होता, कोई डाउट नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन वहां पे स्पेसिफाई कर दिया तो आपको ये सोचना था। ओनली लगाने का वर्ड मतलब ये हो जाता है कि सिर्फ उसी की बात कर रहा है, और ना लगाने का ही मतलब यही है क्योंकि वो उसी का ही ऑप्शन दे करके पूछ रहा है, कि आपको ऑप्शन में दिया गया कि हाँ रेफरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग से पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा सिर्फ सेंटेंस को समझने का प्रॉब्लम है, अदर जो इन्फॉर्मेशन आपको क्लासेस में दी गई कि सोडियम ट्रेस एलिमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली आपने जो आंसर लगाया था वो सही था, बट इस क्वेश्चन के लिए आंसर आपका सही नहीं होगा। ठीक है ओके सर, ओके।
ओके, सो इस क्वेश्चन से सर आपको मैं आप सभी लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम से जब भी सवाल आपको बने, और खास करके होता क्या है, देखिए जो क्वेश्चंस हमें आते रहते हैं ना, उनके उन क्वेश्चंस के सेंटेंस को हम लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ते नहीं, लगता है कि हाँ चलो ये तो हमको आता ही है, तो तुरंत का तुरंत उसे कर करके फिर हम फ्री हो जाते हैं। लेकिन इस सवाल से आपको ये चीज़ लर्न करने की ज़रूरत है कि आप मतलब जो भी कोई क्वेश्चन हो उनके सेंटेंस को प्रॉपर्ली पढ़िए और ये देखिए कि उसकी डिमांड क्या है। ठीक है, शायद अगर थोड़ा सा पॉज लेकर के अगर आपने पढ़ा होता और ये ह्यूमन बींग्स और अदर वर्टिब्रेट्स वाले वर्ड्स पे अगर आपने फोकस किया होता, माइट भी कि आप सही आंसर कर पाते, क्योंकि आपके दिमाग में क्लिक करता कि ये स्पेसिफाई क्यों किया है ह्यूमन बींग्स को, और ह्यूमन बींग्स में तो आयोडीन डेफिनेटली सब लोग जानता है कि हाँ ट्रेस एलिमेंट है, तो शायद आप उस क्वेश्चन को ना सही कर पाते। लेकिन आपने ऑप्शंस में जब देखा, मतलब सवाल आपका यहीं पे खत्म हो गया, आपको ट्रेस एलिमेंट के बारे में पूछ दिया तो आपके दिमाग में आया अच्छा कि सोडियम तो हमने पढ़ा ही है, ट्रेस एलिमेंट का तो आयोडीन की तरफ आपने सोचने की जरूरत ही नहीं समझी, मतलब आप वहीं से कर करके निकल गए। और ऐसा सबके साथ में होता है अमूमन, जब हमें हमारा जो सवाल होता है उस सवाल के आधे वर्ड्स को सेंटेंस को पढ़ करके और ऑप्शंस में वो चीज़ मिल रही होती है जो कि हमको नॉलेज में है कि हाँ यही इसका आंसर होता है, तो हम उस सवाल के पूरे सेंटेंस को या उस सवाल के डिमांड को समझना और पढ़ना छोड़ देते हैं। हमको लगता है कि ये हमारा काम हो चुका है, हम यहीं से लगा करके आगे निकल जाते हैं। तो ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, तो यहाँ पे गलती हो रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है, यहाँ पे आपको दोबारा टेस्ट का चांस मिलेगा और आपको सीखने का भी मिलेगा, बट ये चीज़ आपके एग्जाम्स में नहीं होना चाहिए। ठीक है, सर अगर सेम क्वेश्चन में ही ह्यूमन बीइंग और वर्टिब्रेट्स की जगह अगर प्लांट्स आ जाए, गुड। अगर सपोज यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता तो उस केस में सोडियम हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, और तब वहां पे जैसे सपोज यहाँ पे पांच पांच जो आपको ऑप्शन दे दिए गए, ये कंफ्यूज करने के लिए ही ऑप्शन दिया ही गया है, ताकि आपको पता चल सके कि आप कितना सोच पा रहे हैं ठीक तरीके से। अमूमन आपको चार चार क्वेश्चंस मतलब चार ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, तो या तो आयोडीन रहेगा तो सोडियम रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करके कंफ्यूजन के लिए ही दिया गया है। तो अगर यहाँ पे प्लांट्स या सिर्फ प्लांट्स अगर हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपको सोडियम ही लगाना होगा, कि उस प्लांट के केसेस में आयोडीन का कोई रोल नहीं होता, आयोडीन ऐसा कुछ सिंथेसिस करने में हेल्प नहीं करता है, तो वहाँ पे सोडियम ही आप लगाएंगे। ठीक है, आगे मूव करें। यस सर। चलिए, ये सवाल का आंसर ऑलमोस्ट सब लोगों ने ठीक दिया है, कुछ लोगों को छोड़ करके, कुछ लोगों की थोड़ा सा गलतियां हो गई। यहाँ पे दे रखा है कि कोई एक एलिमेंट है, व्हाट इज द नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 8। मान लीजिए एटॉमिक एक्स कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, वो कितना बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन के साथ में। तो एटॉमिक नंबर 8 का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करेंगे तो क्या आएगा, 2 एंड 6 आएगा। ये इसका हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और आपको पता है अच्छी तरीके से कि वैलेंसी आपको निकालना जब होता है तो आप क्या करते हो, वैलेंसी इज इक्वल टू हो जाता है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है, दैट इज 6, तो 8 माइनस इज इक्वल टू 2, और 2 अगर है इसका मतलब ये एक्स जो एलिमेंट है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती तो ये 2 बॉन्ड क्या करेगा, बना पाएगा। तो मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं XH2 इसका क्या होगा, फार्मूला होगा, अगर ये एलिमेंट X है तो। अगर कुछ भी एलिमेंट है, Y है, Z है, जो भी, तो उसका फार्मूला ये बन जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही हो जाएगा। राइट, आई थिंक इस पे और कुछ सुधारने की जरूरत तो नहीं है, सबको समझ में आ ही रहा है पहले से ही। यस सर, यस सर। ओके ओके, सो अगला सवाल फिर से आपको बॉन्ड को लेकर के है। व्हेन टू एटम्स आर इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट, दे विल इंटरेक्ट टू फॉर्म, क्या करेंगे, इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब हो जाता है कि होमोएटॉमिक हो, मतलब जैसे लाइक एज N2 हो, O2 हो, H2 हो, Cl2 हो, Br2 हो। तो जब सेम टाइप के एलिमेंट अगर आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो सेम एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या होगी, बराबर बराबर होगी। जैसे लाइक H2 की मैं अगर बात करूँ, तो यहाँ पे H है और यहाँ पे भी H है, तो ये जो इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होंगे, ये दोनों ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सेंटर में लाई करेंगे, क्योंकि जितनी पावर इलेक्ट्रॉन को खींचने की इस हाइड्रोजन के पास है, सेम वही पावर क्या होगी, इसके पास होगी। तो आप लोगों ने बचपन में देखा ही होगा ठग्स ऑफ वॉर खेलते हुए, तो जब रस्सा कस्सी होता है तो जब अगर दोनों तरफ से लगने वाला फोर्स अगर इक्वल इक्वल हो तो वहाँ पे कुछ भी होता नहीं है डिस्प्लेसमेंट, वो वहीं पे रह जाते हैं। तो ऐसे केसेस में इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग है किसी तरफ हो नहीं पाता, और इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ना होने से इन पे कोई पोलैरिटी मीन्स चार्ज जनरेट नहीं हो पाता है। तो उस टाइप की बॉन्ड को आप क्या बोलते हो, दैट इज द नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज द नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो जितने भी ऐसे एलिमेंट जो कि सेम टाइप के एलिमेंट्स जो मॉलिक्यूल बनते हैं उनको आप बोलते हैं होमो एटॉमिक
मॉलिक्यूल, और होमोटॉमिक मॉलिक्यूल हमेशा कैसे होंगे, दैट इज द नॉन पोलर, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं होगा। O2 N2 H2 F2 Br2 Cl2 जितने भी एलिमेंट हैं जो कि सेम टाइप से अपने अपने ही एलिमेंट से कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं, उनको आप बोलते हैं होमोटॉमिक, और होमोटॉमिक जो होंगे ऑलवेज नॉन पोलर होंगे। हेटेरो एटॉमिक मतलब कि दो डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट, हेटेरो एटॉमिक, ये मे बी पोलर एंड नॉन पोलर, ये दोनों तरीके से हो सकते हैं। लाइक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे H2O, H2 आपका क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पे कोई जुड़ना चाह रहा है क्या, इतना लेट से कोई क्यों जुड़ता है भाई, राइट। तो होमोएटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऑलवेज कैसे होंगे, दैट इज द नॉन पोलर। यहाँ पे आपको दिमाग के समझ में आ जाना चाहिए, अगर आपको स्ट्रक्चर दिखता हो लाइक एच N2 है, O2 है, H2 है, Cl2 है, Br2 है, F2 है, ये जितने भी सेम टाइप के एलिमेंट अगर आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो उनका नेचर कैसा होगा, नॉन पोलर, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक पावर क्या होगी, सेम होगी। तो इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग होगी किसी तरफ हो नहीं पाएगी, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो बॉन्ड के सेंटर में क्या करेंगे, लाई करेंगे, और इसकी वजह से किसी भी एलिमेंट पे जो कि एटम्स बॉन्ड बनाया हुआ है, उन दोनों एटम पे से किसी किसी पे भी कोई चार्ज डेवलप नहीं हो पाएगा। और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होंगे उनमें हो सकता है कि वो पोलर नेचर के हों, या हो सकता है वो नॉन पोलर नेचर के हों, दोनों तरीके से वो हो सकता है। मतलब मे भी ऐसा हो कि उनका देखने वाला जो बॉन्ड है उसकी पोलरिटी आपको दिखाई दे, वहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपको जनरेट हो जाए, और मे भी ऐसा हो कि पूरा ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो, दैट इज द नॉन पोलर हो, क्योंकि जो पोलैरिटी होती है वो एक सर दैट इज आप बोल सकते हो कि सर डायरेक्शन पे डिपेंड करने वाली पैरामीटर होती है, राइट। तो डायरेक्शन जो होता है वो भी डिसाइड करता है। हालांकि यहाँ पे हमारा टॉपिक केमिस्ट्री का नहीं है तो उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे हम लोग। आपके आपके पास लॉजिक यही है कि जितने भी सेम टाइप के एलिमेंट होंगे उनसे अगर कोई मॉलिक्यूल बना है तो वो क्या होगा, दैट इज द नॉन पोलर नेचर का होगा। सर हाँ, सर सर मेरा फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें टेक्निकल इशू की वजह से मतलब ऑप्शन टिक नहीं हो रहा था, तो मैंने उसका आंसर नीचे लिखकर मतलब सेंड किया था आपको। कौन सा क्वेश्चन? सबसे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था यूनिवर्सिटी वो ये वाला एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, मेरे में सर ऑप्शन ही नहीं टिक हो रहा था, फिर मैंने उसका नीचे लिख के मतलब मैसेज किया था आपको। अच्छा, आपने ये किया था। हाँ मैंने किया था, ये मेरा ऑप्शन टिक ही नहीं हो रहा था, फिर मैंने सबमिट किया, सबमिट करने के बाद मैंने नीचे लिख के मतलब सेंड कर दिया था कि सर टेक्निकल इशू की वजह से मैं ऑप्शन टिक नहीं कर पा रहा इसका। मैंने 2-3 बार करके देखा, हो नहीं पाया मेरा। अच्छा, ओके, ठीक है, तो मतलब ये क्वेश्चन आपका और कंसिडर कर लूंगा मैं, ठीक है। ओके सर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें, दैट इज यहाँ पूछ रहा है वॉन वॉल इंटरेक्शंस रिजल्ट व्हेन। आपको बताया गया था कि वॉन वॉल इंटरेक्शंस में क्या होता है और कैसे बनता है। उसके बावजूद भी ये क्वेश्चंस बहुत लोगों की गलत है, मतलब बहुत कम लोग हैं जिन्होंने सही तरीके से समझा था और इस दिए गए ऑप्शंस में ठीक तरीके से वो समझ पाए कि क्या अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है। कुछ लोगों ने लगाया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होगा, जो कि गलत है। कुछ लोगों ने लगाया मॉलिक्यूल्स हेल्ड बाय आयनिक बॉन्ड रिएक्ट विद वाटर, ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बताया था मैंने वॉन्डरवॉल के लिए कि वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का होना जरूरी है या नहीं है। टू पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स रिएक्ट, ऐसा भी कुछ नहीं बताया था मैंने। सिंपली आपको यही बताया गया था कि जो वॉन्डरवॉल इंटरेक्शंस होते हैं वो दो एलिमेंट या एटम या मॉलिक्यूल जो कि आपके नियर बाई में है या थोड़ी दूर पे भी हैं, उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स जो भी होगा, उस फोर्स को आप वॉन्डरवॉल इंटरेक्शंस के नाम से जानते हैं। और ये लग क्यों रहा है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि किसी भी एलिमेंट के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे चार्ज क्या है, दैट इज द पॉजिटिव, राइट। ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव कर रहे होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो मतलब चूंकि होता रहता है तो ये एक जगह पे स्टे लाई नहीं करते हैं। तो जहाँ कहीं पे भी जाएंगे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, उसके जस्ट अपोजिट में क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन के दैट मीन्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से चार्जेस मीन्स पोलरिटी जनरेट हो जाती है उसी सेम एटम में। उस एटम का ही एक तरफ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, एक तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे ही दो दो एटम्स, उनका एक एटम्स का नेगेटिव चार्ज दूसरे एटम का क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, एक दूसरे क्या करता है, अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो वॉन्डरवॉल के लिए, जनरेशन के लिए एटम्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही उसी एटम को दो पोल्स में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाएगा वहाँ की तरफ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, उसके अपोजिट में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस ऑप्शंस के लिए, मतलब इस सवाल के लिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ मॉलिक्यूल। प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं वो
ऐसे ग्रुप में चलते हैं जहाँ कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन्स होगा उसकी डेंसिटी वहाँ पे नेगेटिव चार्ज की क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, और उसकी वजह से वहाँ पे चार्जेस क्या होंगे आपके नेगेटिव दिखाई देंगे, और जस्ट उसके अपोजिट पोल्स पे क्या दिखाई देगा आपको, उसके कंपेरेटिवली पॉजिटिव चार्ज दिखाई देता है। ये क्लासेस जिन्होंने अटेंड नहीं किया है वो वीडियोस आप जरूर देखिए और उसका पीडीएफ भी आप पढ़िए, आपको उस वीडियो और पीडीएफ को मिला करके सारा कॉन्सेप्ट सही समझ में आ जाएगा कि वॉन वाल इंटरेक्शंस का क्या है। इवन सारे जो बॉन्ड है उनके बारे में भी आपको प्रॉपर तरीके से बताया गया। इस सवाल के लिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि किसी के आंसर्स गलत होंगे, बट इसके बावजूद भी इस सवाल के लिए भी आंसर्स गलत हुए हैं। यहाँ पे नाम लेना ठीक नहीं है लेकिन सवाल गलत हुआ है। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीमर, इनमें से कौन सा पॉलीमर नहीं है। तो क्या ग्लूकोज कोई पॉलीमर है? ग्लूकोज आपको कितनी बारी पढ़ाया गया कि ये क्या है, मोनोसेकेराइड है। क्या है? मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड का मतलब क्या हुआ, सिंपल एक यूनिट से मिलकर के बनी हुई है। तो इस ऑप्शंस को देखने के बाद आपको नीचे के ऑप्शंस पे जाने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन बहुत लोगों ने इसके लिए काइटिन लगाया है, कुछ लोगों ने इसके लिए सेलुलोज लगा दिया है। तो मुझे नहीं समझ आया कि आंसर्स कैसे आप लोग लगा रहे थे या उन लोगों ने लगाया हुआ है। तो सिंपल सवाल यहाँ पे दिया गया था कि इनमें से कौन सा पॉलीमर नहीं है। तो ग्लूकोज एक पॉलीमर नहीं है, ग्लूकोज एक मोनोमर है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए क्या है, सही है। स्टार्च जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, सेलुलोज जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, काइटिन जो कि एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, डीएनए जो कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। मतलब कि ये सभी क्या है, पॉलीमर होते हैं। ये ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड जो कि मोनोमर होते हैं उनको मिला करके बनता क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और डीएनए क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है जो कि एक न्यूक्लिक एसिड का टाइप होता है। तो ये सब के सब आपके क्या है, पॉलीमर है। अकेला सिर्फ ये क्या है, मोनोमर होता है। क्या होता है, मोनोमर। बाकी सब क्या है, पॉलीमर है। ठीक है जी, समझ में आ रहा सब कुछ? यस सर। यस सर। Yes, ओके। सर वो वंडरवॉल वाला आप बता रहे थे पीडीएफ में, मतलब वो सिमेट्रिकल वाला मतलब लाइन नहीं है ऐसा कोई कि इलेक्ट्रॉन एसिमेट्रिकल वाले हैं। क्या हो गया? वंडरवॉल इंटरेक्शन सर आपने अभी जो डिस्कस किया है, तो वो पीडीएफ आपने जो शेयर की है उसमें सर ये वाली कोई लाइन मतलब मेंशन नहीं है। ओके, मे बी ये आपकी बात सही हो सकती है कि रिटर्न में आपको इस तरीके के ये वर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन जब मैंने आपको क्लास पढ़ाया था तो वहाँ पे ऐसा डायग्राम बना करके मैंने समझाया था कि ऐसा होता क्यों है। मतलब जो किसी कोई एक न्यूट्रल एटम में भी जो पोलैरिटी आती है वो क्यों आती है, वही पोलैरिटी कॉजेज होता है वंडर वाल इंटरेक्शंस होने के लिए। क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब भी कभी इंटरेक्शंस होगा तो वहाँ पे चार्ज का होना जरूरी होता है। विदाउट चार्ज कोई इंटरेक्शंस होता नहीं है। तो कोई न्यूट्रल एलिमेंट भी अपने आप में क्या है, एक पोलर चार्ज होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पूरी तरीके से सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, मतलब यूनिफॉर्मली नहीं होते हैं, वो रैंडमली होते हैं, मतलब मूव करते रहते हैं। तो जहाँ कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा वहाँ पे क्या होगा, चार्जेस नेगेटिव होंगे। ये वर्ड एग्जैक्टली हो सकता है कि उसमें ना लिखा हो। अब ये सवाल का वर्ड है अलग बात है, लेकिन मीन उसका वही है। ओके, सो नेक्स्ट इक्विलिब्रियम के बारे में यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द केमिकल इक्विलिब्रियम। इसको भी लेकर के जब मैं क्लास पढ़ा रहा था फिर आपको बताया था कि बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम पे, इसको समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक रिएक्शन है दैट इज ए एंड बी, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और इनसे मिलकर के क्या बन रहा है, दैट इज द प्रोडक्ट ए बी बन रहा है। क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है। कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं। तो जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात अगर आप करते हो, निकालते हो, तो वहाँ पे आप कैसे लिखते हो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सपोज के ई से रिप्रेजेंट कर दिया जाए, तो इस के ई की वैल्यू क्या हो जाती है, दैट इज द प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, राइट, यही होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देते हो, दैट इज ए बी का कंसेंट्रेशन अपॉन ए प्लस बी का कंसेंट्रेशन, मतलब ए का कंसेंट्रेशन प्लस बी का कंसेंट्रेशन, राइट, यही लिखने का तरीका होता है। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम क्या बताता है कि एक ऐसा रिएक्शन जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा होता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा होता है, राइट। एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे जितने रेट से ए रिएक्टेंट बी से रिएक्ट करके बी बना रहा होगा, ए बी बना रहा होगा, सेम उसी रेट से ही ए बी मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे होंगे ए और बी में। मतलब इक्विलिब्रियम का स्टेट ऐसा स्टेट होगा जहां पे ना ही नेट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई इंक्रीमेंट दिखाई देगा और ना ही नेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कोई डिक्रीमेंट दिखाई देगा, राइट। तो वो एक ऐसा स्टेट होता है जहां पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही डायरेक्शन पे चलने वाले रिएक्शंस क्या हो जाए, बराबर बराबर हो जाए। उसी स्टेट को आप केमिकल इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। ऐसे कंडीशंस पे
ना तो रिएक्टेंट के साइड में इनका कॉन्सेंट्रेशन कोई चेंज होगा और ना ही प्रोडक्ट के टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, चेंज होगा। तो देख करके आपको ऐसा लगेगा कि रिएक्शन अभी पूरा स्टॉप हो चुका है, ये आगे बढ़ ही नहीं रहा, लेकिन एक्चुअली में स्टॉप नहीं होता। वहाँ पे रिएक्शंस तो चलते रहते हैं लेकिन उनके कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं आता, जस्ट बिकॉज कि जितना रेट से कोई चीज़ रिएक्ट करके वो बना रहा होता है, उतने ही रेट से वो टूट करके वो फिर उसी चीज़ में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ के एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया ए प्लस बी का रिएक्टेंट लेकर के, कि जिस रेट से आपका क्या होगा, ए प्लस बी रिएक्ट करके ए बी को बनाएगा, सेम उसी रेट से ए बी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ए प्लस बी में। तो दोनों का जो चेंजेस होगा वो क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल, मतलब कोई दिखेगा नहीं यहाँ पे। तो इस सवाल के लिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए दे रखा था, दैट इज फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कंटिन्यू विद नो इफेक्ट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन तो चलता रहेगा, लेकिन ना ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज आएगा और ना ही कोई प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज आएगा। ऐसे स्टेट को या ऐसे कंडीशंस को आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नाम से या केमिकल इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। बाकी ऑप्शंस गलत किए हैं, इसको देख लीजिए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट आर हायर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये गलत स्टेटमेंट है। फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस हैव स्टॉप्ड सो दैट द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये स्टॉप्ड वर्ड अगर ना लगा होता तो शायद आपका काम सही होता, लेकिन यहाँ पे लगा, इसलिए ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शंस जो है बाकी आपको साफ साफ दिखेंगे कि हाँ ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। जो उसका लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर ए क्या है इसके लिए अप्रोप्रिएट है। ओके, सो अगला सवाल जो आपको दे रखा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट कंसर्निंग अमीनो ग्रुप। यहाँ पे NH2 ग्रुप के बारे में बात कर रहा है और ये पूछ रहा है कि इसको लेकर के कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, तो पहला है कि ये बेसिक होते हैं। ऑब्वियसली ये बेसिक ही होते हैं क्योंकि इनके पास, मतलब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है जो कि अमोनियम आयन को गेन करना, मतलब हाइड्रोजन आयन को क्या करता है, गेन करने का काम करता है। तो इनका नेचर वैसे भी आपने पढ़ा है अमीनो एसिड में कि अमीनो जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है। तो ये बेसिक नेचर की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, राइट। दूसरा, दे आर फाउंड इन अमीनो एसिड, एग्जैक्टली ये अमीनो एसिड के कंपोनेंट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। दे कंटेन नाइट्रोजन, यस नाइट्रोजन यहाँ पे होता है। दे आर नॉन पोलर और दे आर कंपोनेंट ऑफ यूरिया। यूरिया का मतलब NH2CO NH2 जो फार्मूला होता है, तो उसका अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें तो ये पाया ही जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। नॉन पोलर वाली बात जो है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे इनकी पोलरिटी हो जाती है। नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जिस पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये जो N और H के बीच का बॉन्ड है ये कैसा है, पोलर है, राइट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दे रखा है, नॉन पोलर, जो कि गलत है। तो गलत ही स्टेटमेंट आपसे पूछ रखा था, बाकी सारे स्टेटमेंट इसके लिए क्या है, सही होते हैं। तो NH2 मॉलिक्यूल क्या है आपका, दैट इज एक पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या है, डिफरेंसेस है, और ये पोलरिटी को क्या करता है, शो करता है। सो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर डी इस सवाल के लिए क्या होगा, सही हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 जो कि पूछ रहा है, लैक्टोज इज अ सुगर इन मिल्क इज कंपोज्ड ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ज्वाइंड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टू वन गैलेक्टोज मॉलिक्यूल, हाउ इज लैक्टोज क्लासिफाइड। इतना ही सिंपल सा सवाल था कि इससे सिंपल सवाल और क्या ही बन सकता है एक KVS PGT की प्रोसेस करने के लिए। सिंपल आपको दे भी दे रखा है कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल हैं, ग्लूकोज का और गैलेक्टोज का, उनसे मिलकर क्या बनेगा, डाइसेकेराइड। उसके बावजूद भी ये सवाल का ऑप्शन गलत किया है कुछ कैंडिडेट्स ने। कुछ लोगों ने लगाया है कि ये पॉलीसेकेराइड है, कुछ लोगों ने लगा दिया कि ये हेक्सोज है, इस तरीके का स्टेटमेंट है। तो ऐसी सिली मिस्टेक्स आप लोग न करें, ध्यान से उसको क्वेश्चंस को पढ़िए और अच्छे तरीके से सवाल को समझ करके आंसर कीजिए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर के जो चीज़ बनेगा उसका नाम लैक्टोज है, और लैक्टोज एक डाइसेकेराइड है। इससे थोड़ी देर पहले ही आपको या फ्राइडे की क्लास में मेरे ख्याल से ये पढ़ाया था। अगला सवाल है, द बॉन्ड दैट आर ब्रोकन व्हेन वाटर वेपराइज आर। तो वाटर मॉलिक्यूल जब लिक्विड से गैसेस स्टेट में बन रहा है तो उस टाइम पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा। तो सिंपल सी बात है, दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, उन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होता है, वो लिक्विड स्टेट में होता है, राइट। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये अगर जब ब्रेकआउट होगा तो क्या होगा, वेपर के फॉर्म में बनना चाहिए। तो आपको यहाँ पे लॉजिकली समझा था कि समझना था, और ये बताया भी था वाटर मॉलिक्यूल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड क्यों है। उसके लिए प्राइम जो फैक्टर है वो बेसिकली क्या है, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है,
हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड वो फैक्टर है जिसकी वजह से वाटर रूम टेम्परेचर पे कैसा है, दैट इज द लिक्विड फॉर्म में है, राइट। ये लिक्विड फॉर्म को होने के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड चाहिए। तो जब हीट आप देते हैं वाटर को वेपराइज करने के लिए, तो ये हीट की वजह से क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड सब ब्रेक हो जाते हैं और ये फ्री होकर के वेपर के फॉर्म में क्या होता है, उड़ना शुरू कर देता है। मतलब जब भी वाटर लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में या गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उनके बीच में लगने वाले इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, ब्रेक आउट हो जाते हैं। तब जाकर के लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, कन्वर्ट होता है। तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है आप देखिए, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल, ये स्टेटमेंट क्या होगा, सही हो जाएगा। आयनिक बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल में बनता नहीं है। कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द एटम विद इन वाटर मॉलिक्यूल, कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक होने की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वेपर भी वाटर ही होता है। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड गलत है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए क्या होगा, सही होगा, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सवाल भी काफी लोगों ने गलत किया है। सवाल पूछा रहा है यहाँ पे, इफ द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज इंक्रीज फ्रॉम पीएच 5 टू पीएच 7, इट मीन्स दैट। आपको समझना होगा कि पीएच की जो वैल्यू होती है वो लॉगरिथम के फॉर्म में बढ़ता है। मतलब अगर किसी का पीएच मान लीजिए अगर 3 है और किसी का पीएच यहाँ पे 4 है, तो आपको देख के तो लगेगा कि पीएच सिर्फ 1 का डिफरेंस है, लेकिन हाइड्रोजन आयन की अगर आप बात करोगे तो ये 10 टाइम्स क्या है, ज़्यादा है। ऐसे ही अगर किसी का 3 है और किसी का अगर 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, 100 टाइम्स है। और अगर ऐसे ही किसी का 3 है किसी का 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1000 टाइम्स है। मतलब ये फैक्टर जो होते हैं वो 10 के पावर में बढ़ते हैं। मतलब एक पीएच का डिफरेंस का मतलब 10 टाइम्स, 2 पीएच का डिफरेंस का मतलब 100 टाइम्स, 3 पीएच का डिफरेंस का मतलब 1000 टाइम्स। तो एक जो फैक्टर होता है वो 10 के पावर में बढ़ता है, मतलब 10 फैक्टर को लेकर चलता है जब भी कभी पीएच की बात की जाती है। तो यहाँ पे पीएच 5 है और पीएच 7 है, इसका मतलब यहाँ पे 2 फैक्टर है, मतलब 2 पीएच वैल्यू है। 2 पीएच की वैल्यू में क्या होगा, 100 टाइम्स बढ़ेगा। किसकी बात ये कर रहा है, जब आप पीएच लोअर होता है, आपको पढ़ाया था क्लासेस में कि जब यहाँ पे अगर आप 0 से लेकर के 14 की बात आप करते हैं और यहाँ पीएच मान लीजिए 7 है, इधर की तरफ अगर आप आएंगे मूव करेंगे तो क्या होगा, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इधर की तरफ अगर जाएंगे तो क्या होगा, OH आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो पीएच होता है, पीएच की वैल्यू डायरेक्टली होती है किसके, दैट इज द OH की वैल्यू के। लेकिन पीएच की जो वैल्यू होती है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, दैट इज द H प्लस के, राइट। सो जब लोअर पीएच से हायर पीएच तरफ अगर आप जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, H प्लस घटेगा, OH क्या होगा, बढ़ेगा। OH कितना बढ़ेगा, 100 टाइम्स। मतलब कि अगर पीएच 5 और पीएच 7 की बात किया जाए तो जितना OH आपका पीएच 5 में होगा उससे 100 टाइम्स मोर पीएच कहाँ पे होंगे, दैट इज द पीएच OH कहाँ पे होंगे, दैट इज पीएच 7 वाले में। यही स्टेटमेंट आपसे यहाँ पे दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, यहाँ पे आपको लगा रखा है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव मीन्स हाइड्रोक्सिल आयन इज 100 टाइम्स ग्रेटर देन दैट इट वाज एट पीएच 5। जितना भी पीएच 5 पे OH आयन कंसंट्रेशन होगा उससे ज़्यादा 100 टाइम्स क्या होगा। ऐसा नहीं कि हाँ यहाँ पे पीएच 3 से 5 हो तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स नहीं, 10 के पावर में चलेगा। अगर 1 पीएच का डिफरेंस होगा तो 10 टाइम्स, 2 का डिफरेंस होगा तो 100 टाइम्स, 3 का डिफरेंस होगा तो 1000 टाइम्स, 4 का होगा तो 10,000 टाइम्स। इस तरीके से बढ़ेगा। तो पीएच 5 और पीएच 7 में 2 पीएच का डिफरेंस है, इसलिए 100 टाइम्स क्या होगा, ये ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए क्या है, सही है। क्लियर है सर अगर ये कम हो रहा होता, मतलब जैसे 5 से 3 हो रहा होता तो 100 टाइम्स ही मतलब लेस होता उसमें से। जी बिल्कुल। ये सर मतलब इस टाइप का क्वेश्चन जब सर आप पीएच पढ़ा रहे थे तो आपने मतलब ऐसे बताया नहीं, इसीलिए हमारा गलत हो गया, वरना ये सही होता। मतलब H और OH आयन की कंसंट्रेशन वगैरह ये तो सब बताया था आपने, लेकिन ऐसे नहीं बताया था कि अगर इतने का डिफरेंस होगा तो इतने टाइम बढ़ेगा, अच्छा वरना चलिए, इसमें ऐसा वो कुछ था नहीं, सही मैं होता। अपनी गलती मान लेता हूँ कि मैंने आपको क्लास में ये डिस्कस नहीं किया कि पीएच का और मतलब उसके फैक्टर में कितना मल्टीप्लिकेशन हो या कितने टाइम्स बढ़ता है। तो अब आप जान लीजिए कि पीएच की वैल्यू जहाँ कहीं पे भी होगी मतलब वो 10 के पावर में हमेशा बढ़ता है। बात समझ आई। मतलब अगर पीएच कोई 1 है और कोई पीएच 2 है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टाइम्स 10 टाइम्स मोर कॉन्सेंट्रेशन है। जैसे पीएच 1 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन होगा उससे कम क्या होगा, हाइड्रोजन आयन कहाँ पे होगा, OH में, मतलब 2 वाले में होगा। लेकिन अगर OH की बात करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा होगा।
लोअर पीएच की वैल्यू हायर एच कंसेंट्रेशन, हायर पीएच की वैल्यू हायर ओएच कंसेंट्रेशन। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पीएच का जो रिलेशन है एच प्लस से कैसा है, इन्वर्सली है। इसका मतलब ये हुआ कि पीएच की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो एच प्लस आयन का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। जैसे सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई सोल्यूशन है जिसका पीएच 4 है और कोई सोल्यूशन है जिसका पीएच 3 है, मान लीजिए सोल्यूशन आपका ये ए हो गया, सोल्यूशन आपका ये बी हो गया। अब इन दोनों में अगर मैं पूछूं कि हाइड्रोजन आयन किस में ज्यादा होगा तो आप क्या बताओगे, ए में या बी में? ए में सर, ए में। ए में पीएच वेरी गुड। तो हाइड्रोजन आयन हमेशा जो होगा पीएच की क्या होगा, इन्वर्सली होगा। जितना कम पीएच की वैल्यू होगी उतने ज्यादा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। और एसिडिक के लिए जो फैक्टर है क्या है, दैट इज द एच प्लस आयन है। तो लोअर इज द वैल्यू ऑफ पीएच, हायर इज द वैल्यू ऑफ एच प्लस आयन। इस चीज को याद रखिएगा। और अगर यही सवाल ओएच के लिए पूछा जाता तो फिर ऑप्शन आपका क्या होता, दैट इज सोल्यूशन बी। जैसे जैसे आप यहाँ से इसको आप ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है। स्केल पे हमेशा वैल्यू 0 से लेकर के 14 तक के बीच में लिखी जाती है। 7 से इधर अगर आप आएंगे तो ये सब पूरा का पूरा क्या होता है, दैट इज एसिड होता है। और ये क्या होता है, दैट इज यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा बेस होता है। और ये वाला पार्ट क्या है, न्यूट्रल है। तो जब आप पीएच स्केल पे लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो हमेशा करेक्टर किस में जाता है, बेसिक में जाता है। किस में जाता है, बेसिक में। और ओ एच आयन का कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कीप इन माइंड। दूसरा, अगर राइट टू लेफ्ट अगर हम चलेंगे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो वहां पे हमेशा क्या होगा, ओ एच आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा। नेचर जो होगा वो क्या होगा, एसिडिक होता जाएगा। ठीक है। तो लेफ्ट से राइट जाने का मतलब 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो अगर आप ऐसे मूव करोगे तो वहां पे बेसिक करेक्टर क्या होगा, इंप्रूव होगा, मतलब बढ़ेगा। और बेसिक करेक्टर अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन घटेगा और ओ एच आयन का क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन जब आप उल्टा बात करोगे, मीन्स यहाँ से चलोगे राइट से लेकर के लेफ्ट की तरफ, ऐसा करने पे क्या होगा, हमेशा एसिड करेक्टर क्या होंगे, बढ़ेंगे। और एसिडिक करेक्टर बढ़ने का मतलब ये हुआ कि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा और OH क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, ठीक है अमित। सर ओके। तो अब इतना तो बताया, बस मल्टीपल बताया। चलिए ओके। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। इनमें से किस सॉल्यूशन के पास सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन होगा। ये सवाल मेरे ख्याल से अमूमन सब लोगों ने सही किया हुआ है। यहाँ पे सिंपल सा था, पीएच वैल्यू भी आपको दे रखा था। शायद अगर पीएच नहीं दिया होता तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती। तो पीएच 8 है, मतलब कि इधर की तरफ आप मूव कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ। इसका मतलब 0 से लेकर के 14। तो यहाँ पे आपका वैल्यू बढ़ रही है। वैल्यू अगर पीएच का बढ़ेगा तो OH आयन कंसंट्रेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन नंबर ई क्या होगा इसके लिए, सही हो जाएगा। आई डोंट थिंक इस पे और ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड इज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड कनेक्टेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इंटरेक्शंस। तो सिंपल सा पूछ रहा है कि न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स माने जाते हैं किसके, न्यूक्लिक एसिड के। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, यही आपसे सवाल पूछ रहा था। तो यहाँ पे बॉन्ड क्या हो जाएगा, दैट इज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। सिंपल सी बात है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ पे होगा, कार्बोहाइड्रेट में होगा। पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ पे होंगे, प्रोटीन में होंगे। और एस्टर बॉन्ड कहाँ पे होगा, लिपिड में होगा। तो ये सब भी आपको लिखाया जा चुका है और आपको अच्छे तरीके से बता भी दिया है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये है आपका न्यूक्लिक एसिड में। सो हाउ इन नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर फॉर गिवन कार्बन मॉलिक्यूल। ये सवाल भी बहुत लोगों ने गलत किया, पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आया कि बहुत सिंपल सा सवाल था और बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी था। तो यहाँ पे सिंपली आपको कायरल कार्बन के बारे में जानना था। आपको फार्मूला दे दिया गया था, कायरल कार्बन का नंबर अगर आपको मालूम चल जाएगा तो आप उसके बेसिस पे 2 की पावर यानी फार्मूला क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। यही था स्टीरियो आइसोमर को निकालने का तरीका। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर निकालने के लिए आपके पास कायरल कार्बन का नंबर मालूम होना चाहिए और उसमें फॉर्मूला आपको रखना था। तो यहाँ पे आप देखिए, ये काइल कार्बन तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये भी होगा नहीं। ये आखिरी वाला जो कार्बन है ये भी होगा नहीं। तो बचा कितना, 1 2 3। इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 2 की पावर 3
इसका मतलब अगर आप इसको ओपन करेंगे तो 2 इंटू टू इंटू टू इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुछ लोगों ने 16 लगाया है तो कुछ लोगों ने 32 लगा दिया है, पता नहीं कैसे। समझ में आया? अरे कोई बोल क्यों नहीं रहा? यस सर। यस सर। चलिए ओके। गुड। अगला सवाल है, आपसे पूछ रहा है कंपाउंड्स गिवन बिलो आर शोइंग विच द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। यहाँ पे नीचे दिए गए जो स्ट्रक्चर्स है वो कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। सो स्टीरियो आइसोमर के लिए तो आपको समझना था कि वो इनिशियोमर या डायस्ट्रोमर शो करेंगे, जो कि मिरर इमेज हो सकते हैं और मिरर इमेज नहीं हो सकते हैं। तो मिरर इमेज का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली वो वाली प्रॉपर्टी तो शो कर नहीं रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये इसका OS जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में है, तो ये स्टीरियो आइसोमर तो होगा नहीं। दूसरा, एनोमर के लिए आपको ये वाले कार्बन को देखना होता है। एनोमरिक कार्बन यही है आपका। एनोमरिक कार्बन पे दोनों में ही आपको सेम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि एनोमर भी होगा नहीं। ईपीवर के लिए आपको आपके पास कॉन्सेप्ट क्या था कि इनके अलावा किसी भी कार्बन पे अगर OS ग्रुप का क्या हो, ओरिएंटेशन चेंज हो, तो उसको आप ईपीवर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5 एंड 6, इस तरीके से अगर आप नंबरिंग करेंगे तो 1 पे देखिए बराबर बराबर है, 2 पे देखिए 2 पे यहाँ पे इस वाले में OH ऊपर है, इस वाले में क्या है, H ऊपर है। 3 पे देखिए, 3 वाले में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब कि ये सेकंड वाले कार्बन, बाकी सब जगह सब कुछ ठीक है। सेकंड कार्बन पे OS का क्या है, डिफरेंस है। तो जब कभी भी एनोमेरिक कार्बन को छोड़ करके अगर एनोमेरिक कार्बन को छोड़ करके बाकी किसी कार्बन पे अगर OS ग्रुप का ओरिएंटेशन अगर चेंज हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप ईपीवर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी या थर्ड इसके लिए क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट ट्रू अबाउट द वाटर। वाटर को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है। नंबर पहला, हैज हाईएस्ट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एग्जैक्टली ये बात स्टेटमेंट ठीक है। हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यस, इसी की वजह से ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी माना जाता है। इरेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आपको बताया गया कि हाँ ओक के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि इसकी ज्योमेट्री को क्या करते हैं, डिस्टॉर्ट कर देते हैं। तो टेट्राहेड्रल तो होता है लेकिन रेगुलर नहीं, ये भी सही है। हैज लो पोलैरिटी, ये गलत है। पोलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पोलर होते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर डी क्या है इसके लिए, गलत है, और गलत ही आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल प्ले क्रूशियल रोल इन द बॉडी हीट रेगुलेशन। कौन सा इनमें से मॉलिक्यूल है जो कि बॉडी की हीट रेगुलेशंस को या बॉडी के थर्मो रेगुलेशंस में क्या करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो ये बताया जा चुका है। लिपिड मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए पहले ही क्लास में आपको बताया था। एंजाइम्स बायो कैटलिस्ट के रूप में रिएक्शंस को कैटलाइज करने के लिए। लिपिड बता दिया, प्रोटीन रिपेयर एंड ग्रोथ में। तो इस तरीके से क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करने वाले मॉलिक्यूल होते हैं, इनका प्राइम क्या होता है, ये फंक्शन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होगा एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा, एंजाइम जो होंगे बायोकैटालिस्ट करेगा, एनर्जी की रेट को, रिएक्शंस की रेट को बढ़ाएगा। लिपिड जो होगा वो थर्मोरेगुलेटर का काम करता है हीट के रेगुलेशन के लिए, और प्रोटीन जो होते हैं वो रिपेयर्स एंड ग्रोथ में क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रो एलिमेंट। इनमें से कौन सा एलिमेंट मैक्रो एलिमेंट नहीं है। तो माइक्रो और मैक्रो या ट्रेस। तो मैक्रो एलिमेंट वो होंगे जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, ये सब क्या है, आपके मैक्रो होते हैं। आयरन की क्वांटिटी की जरूरत बहुत कम होती है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम पे को फैक्टर के रूप में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे आपके एंजाइम्स होते हैं जिन एंजाइम्स के लिए को फैक्टर के रूप में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट। इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, आपको पहले ही क्लास में पढ़ाया गया था कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जो कि फॉर्मूले को फॉलो तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है। फॉर्मिक एसिड नहीं, फ्यूमेरिक एसिड नहीं, यूरोनिक एसिड यस, यूरिक एसिड नहीं। तो यूरोनिक एसिड एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि, एक एग्जाम्पल आपको और ही बताया था, दूसरा एग्जाम्पल क्या था, कोई बताएगा, याद है किसी को। फ्यूकोस। सॉरी, फ्यूकोस। फ्यूकोस। फ्यूकोस, एफ। FUCOSE। वेरी गुड। सो यूरेनिक एसिड आप याद रखिएगा, ये कभी कभी आपको सवाल बना करके दे देता है, और इस क्वेश्चन को गलती किया है लोगों ने।
पायरानोज, ये बड़ा ही मस्त अच्छा सा क्वेश्चन था और यहाँ पे भी लोगों ने कंफ्यूजन दिखाई है। बार बार मैं क्लास में ऐसे बताता रहता था कि पायरानोज जो है वो एक 6 मेंबर्ड रिंग होता है और इस 6 मेंबर्ड रिंग में आपको इस तरीके का डायग्राम आपको दिखाई देता है पायरानोज के लिए, राइट। तो ये आपको बताया जाता है कि ये एक 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें 5 क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5, और छठवां कार्बन कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। तो ग्लूकोज जो होता है वो एक पायरानोज फॉर्म को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये बार बार आपको बता रहा था कि 6 मेंबर्ड 5 कार्बन, उसके बावजूद भी गलती लोगों से हुई है। और अगर यहीं पे सवाल अगर फ्यूरानोज का पूछ दिया जाएगा तो क्या बताएंगे? 5 member 4 carbon. गुड। फ्यूरानोज का मतलब 5 मेंबर्ड और 4 कार्बन, जबकि पायरानोज का मतलब, इसका मतलब 6 मेंबर्ड 5 कार्बन। पायरानोज जो है वो ग्लूकोज को बताता है और फ्यूरानोज जो है वो फ्रक्टोज को बताता है। मतलब फ्रक्टोज का जो फॉर्मूला है वो फ्यूरानोज के फॉर्म में होता है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेटेड मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये बड़ा ही फोकस करके बताया था कि सिर्फ और सिर्फ अकेला एक ही ऐसा मॉलिक्यूल है कार्बोनेट का जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, दैट इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। सबसे सिंपलेस्ट लोएस्ट नंबर ऑफ कार्बन का कार्बोनेट का एग्जांपल भी है ये, और ये भी। कितना कार्बन होता है इसमें? 3. 3 कार्बन होते हैं। गुड। सर 6 कार्बन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर। ये भी बहुत सिंपल तरीके का सवाल था, कई बार आपको अच्छे तरीके से एग्जांपल देके भी समझाया और तरीका भी बताया कि आप कैसे बता पाओगे। तो यहाँ पे माल्टोज है, लैक्टोज है, फ्रक्टोज है, एरिथ्रोज है, ये 4 कार्बन का कंपाउंड है, C4। बाकी सबके सब आपके क्या है, दैट इज ये 6 कार्बन कंपाउंड है। ये दोनों तो आपके डाइसेकेराइड मॉलिक्यूल है। तो ये सब भी आपके क्या है, रिड्यूसिंग शुगर। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव, सभी के सभी रिड्यूसिंग शुगर के क्या है, एग्जाम्पल है। कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आई डोंट थिंक कि उसको बताने के लिए फिर से यहाँ पे टाइम देने की जरूरत है। पिक्चर सुइंग, ये पिक्चर क्या दिखा रहा है और इसके बेसिस पे आपको सवाल यहाँ पे पूछ दिया गया है। अल्फा है, बीटा है, एपीमर है, नन ऑफ द अबव है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एनोमेरिक कार्बन पे मतलब फर्स्ट कार्बन पे अगर OH ग्रुप का डायरेक्शन लोअर होगा, मतलब नीचे की तरफ होगा, तो वो हमेशा क्या होगा, अल्फा। और अगर ऊपर की तरफ होगा तो क्या होगा, दैट इज द बीटा। इस बात को आप याद रखिए प्रॉपर तरीके से। नहीं समझ आता है इसको साइन बना लीजिए, अल्फा का मतलब डाउन, बीटा का मतलब अपर। तो इस केस में क्या हो जाएगा, बीटा। अगला सवाल है, डायग्राम दे रखा है यहाँ पे आपको दिया गया, दैट इज रिएक्टेंट की एनर्जी, ये है आपकी प्रोडक्ट की एनर्जी। तो आपको बताया था कि जब आपका एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज, हाँ जी, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तो उस केस में रिएक्शंस कैसा होगा बताइए। Exergonic. एक्सरगोन। और एक्सर्गोनिक डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। नेचर कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। ये सारी चीजें आप अच्छे से याद रखिए। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, देखिए ज्यादा है, और एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। इसका मतलब ये एक्सर्गोनिक होगा। अगर हीट होता तो एक्सोथर्मिक हो जाता। प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम है, तो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू द रिएक्टेंट की। तो इस हिसाब से इस फिगर को देख करके आप बड़े ही आसानी से बता सकते हैं। और ये भी साइन आपको यहाँ पे दे ही गया है, दैट इज डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो लेस देन क्या है, 0 है। लेस देन 0 का मतलब साइन किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव आएगा इसका मतलब क्या होगा, एक्सर्गोनिक रिएक्शन ही होगा। तो कई तरीके से आप उसको देख के बता सकते थे। तो ये ऑप्शंस आप मैक्सिमम लोगों ने हालांकि ये क्वेश्चन सही किया हुआ है। एक्सर्गोनिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक हीट के लिए, मतलब यहाँ पे जी की बात होगी, यहाँ पे एच की बात होगी। यहाँ पे नेगेटिव होगा जी की वैल्यू, यहाँ पे नेगेटिव होगा एच, यहाँ पे पॉजिटिव होगा जी, और यहाँ पे पॉजिटिव होगा एच। लिंकेज इन सेलेबियोज इज, ये बड़ा ही अच्छा सा सवाल था। डाइसेकेराइड जब पढ़ाया था आपको तो पूरा टेबल बताया था। तो उस केस में आपको यहाँ पे याद रखना था कि ये ग्लूकोज के मायोटीज से मिलकर के बनने वाला मॉलिक्यूल है, जहाँ पे लिंकेज बेसिकली क्या है, बीटा के फॉर्म में होता है। तो बीटा 1,4 ग्लूकोज ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। इसके बाद है ट्रेलोज का, जो कि एक आपका 7 कार्बन का कंपाउंड का एग्जांपल भी आप इसको दे सकते हैं एक एग्जांपल के तौर पे।
स्यूडोप्टुलोज और ट्रेलोज के लिए। यहाँ पे जो लिंकेज होगा वो क्या होगा, दैट इज द अल्फा 1,1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो इस तरीके के भी एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं। ये पूरी तरीके से मेमोरी बेस्ड होती है, इसमें आप कोई लॉजिक नहीं लगा सकते। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर आपका सवाल गलत ही हो जाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट, हाँ जी, आपने भी क्या बोला, कीटोहैप्टिलोज का ट्रेलोज में कीटोहैप्टिलोज कैसे जैसे स्यूडोप्टुलोज हेप्टुलोज को आप एग्जाम्पल देते हो 7 वाले कार्बन में, ठीक है जी। है ना, तो उस तरीके की सिमिलरिटी शो करता है ट्रेलोज, उससे आप याद रख सकते हो ये एक डाइसेकेराइड है, हाँ ये एक डाइसेकेराइड है, और स्यूडोहेप्टुलोज क्या है आपका, एक मोनोसेकेराइड है, और ये एक कार्बन नंबर 7 का कार्बन होता है, मतलब कार्बोनेट होता है, मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल। तो ये आपको याद रखने का तरीका। लेकिन सर ये डाइसेकेराइड, तो सर इसमें 10 कार्बन होनी चाहिए, नहीं नहीं, ये कार्बन, मैं आपको ये क्योंकि एक, सर ये ग्लूकोज। मेरी बात को सुनिए। मैंने आपको बताया कि स्यूडोहेप्टुलोज और ट्रेहलोज दोनों को याद करने का तरीका है। जैसे ट्रेहलोज एक डाइसेकेराइड मॉलिक्यूल है, स्यूडोहेप्टुलोज एक 7 कार्बन नंबर का मोनोसेकेराइड का मॉलिक्यूल है। ये उसको सिमिलरिटी है याद रखने का, कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए कि ये ट्रेहलोज था या स्यूडोहेप्टुलोज था, ओके सर, ओके। है ना। ये कंफ्यूजन है यहाँ पे। कार्बन का नंबर चूंकि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 12 होगा, उसका कार्बन से रिलेशन नहीं है। एग्जाम्पल में आपको वो बोला था कि ऐसा ही आपको स्यूडोहेप्टुलोज का भी आता है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं हो जाना चाहिए। ट्रेहलोज एक डाइसेकेराइड है, जबकि वो एक मोनोसेकेराइड कार्बन नंबर 7 का क्या है, कंपाउंड है। ओके, सो अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट स्वीटनेस। यहाँ पे तो आपको ये ऑर्डर ही बता दिया था कि सबसे ज़्यादा जो होगा वो फ्रक्टोज होगा, फिर उसके बाद आपका सुक्रोज होगा, फिर उसके बाद आपका ग्लूकोज होगा, फिर उसके बाद लैक्टोज होगा, इस तरीके से। तो ऑप्शन हालांकि यहाँ पे एक चूज करना था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दैट इज द फ्रक्टोज, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, मीठा होता है। उसकी वैल्यू कितनी है, कुछ याद है? 1.7। फॉर्मेशन ऑफ अ डाइसेकेराइड फ्रॉम मोनोसेकेराइड इज, मोनोसेकेराइड से डाइसेकेराइड का बनना क्या है, आपको यहाँ पे दे रखा है। हाइड्रोलिसिस कंडेंसेशन रिएक्शन, डीहाइड्रेशन कंडेंसेशन रिएक्शन। ये कई बार आपको बताया था कि जितने भी पॉलीमर होते हैं, उन पॉलीमर को बनाने के लिए जो रिएक्शन चलती है उसको आप डीहाइड्रेशन बोलते हैं। और चूंकि वहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिल करके कंडेंस बनाते हैं, इसलिए उसके आप कंडेंसेशन के नाम से भी जानते हो। तो पॉलीमर का बनना एक डीहाइड्रेशन कंडेंसेशन टाइप ऑफ रिएक्शन का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। इस सवाल में भी वेरिएशन देखने को मिला। कुछ लोगों ने सिर्फ ओनली कंडेंसेशन लगाया हुआ है, कुछ लोगों ने ओनली हाइड्रोलिसिस लगाया हुआ है, बहुत लोगों ने डिहाइड्रेशन लगाया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए बी सही हो जाएगा, दैट इज डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। मतलब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी निकलेगा और ये रिएक्शंस जो होंगे वो कंडेंस भी करेंगे। ये सवाल दैट इज गैलेक्टोज, इसमें जो आपको पहला आंसर की दिया गया उसमें बाई मिस्टेकली गलती था। ये एक मोनोसेकेराइड का मॉलिक्यूल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए क्या है, सही है। बाकी ये सब आपके ऑप्शंस क्या है, गलत है। तो ये आपका 30 क्वेश्चन का पेपर था जो कि आप लोगों ने दिया। हालांकि परफॉर्मेंस इसमें ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोगों के ठीक रहे, बट उसके बावजूद भी थोड़ी बहुत चीज़ें जो कि गलतियां नहीं होनी चाहिए थी, ऐसी भी गलती देखने को मिली है। तो उम्मीद है कि पेपर के डिस्कशन हो जाने के बाद नेक्स्ट जब टेस्ट होंगे तो फिर उसमें आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ेगी। ओके, सर मेरा वाला पेपर आप मुझे सेंड कर सकते हैं एक बार पर्सनली? मैं सबका पेपर सबको ही भेज देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सबके चेक हो चुके हैं, तो मैं ग्रुप में सबका भेज दूँ या इंडिविजुअली भेज दूँ? तो फिर सर सबके भेज, ग्रुप पे भेज दीजिए, सबके भेज तो मैं दीजिए। सबका पेपर सबको मतलब ग्रुप में ही भेज देता हूँ। सब पे ऐसे ही लगा हुआ है कितने राइट है, कितने रॉन्ग है और कितना नेगेटिव मार्किंग कटी, पूरा ऐसे पेपर पे लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने जो रिजल्ट बनाया उसमें सब कंपाइल कर दिया है कि कितना आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, कितना और कितना आपके गलत है, कितने आपके सही हैं। लेकिन अगर आपको पेपर चाहिए तो मैं पेपर आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नहीं सर, मुझे लगा मेरा OH वाला ही क्वेश्चन गलत। अब मुझे और देखना है मेरे क्वेश्चन मतलब गलत हो गए, मेरी तरफ से तो सही है। अब मुझे नहीं पता, एक ये OH वाला मुझे
हो जाएगा ये। अच्छा ठीक है, बाकी लोगों को भी पेपर चाहिए? पेपर अगर चाहिए तो मैं इंडिविजुअली भेज दूंगा, ज़्यादा बेहतर होगा, या फिर कहिए तो आपको ग्रुप में भेज देता हूँ। सर ग्रुप में सर ही मेरा भेज उसमें सकते क्वेश्चन हैं। नंबर फर्स्ट ऐड कर ठीक है, ग्रुप में भेज देंगे तो एक दूसरे का आप लोग देख भी लोगे कि किस सर तरह मेरा की क्या है, और आंसर की तो आपको भेज ही दिया हूँ, रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया हूँ आपको। ठीक है, किसी कुछ ठीक है सर। किसी कुछ पूछना है? ओके, नो सर। चलिए ओके। सो सर कल, तो आपने मार्क्स दिए है ना? हाँ हाँ एक्सक्यूज मी सर। जी बताइए। सर उसमें जैसे मैंने 2 क्वेश्चन, मैंने मेरे 16 क्वेश्चन राइट थे। हाँ सॉरी, कितने थे? 26। ओके, 26 क्वेश्चन सही है आपकी। बाकी सर 2 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए नहीं और 2 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग है, तो उस अकॉर्डिंग 51 मार्क्स थे, लेकिन उसमें 50 है, तो सर थोड़ा सा वो देख लेना। अच्छा 26 सर क्वेश्चन, क्योंकि समझ गया। यस सर, नॉन 26 अटेम्प्टेड के तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती ना सर। हाँ 26 क्वेश्चन आपने सही किया, आपका कहना है, और उसमें से 2 क्वेश्चन आपने गलत किया, तो 26 सर क्वेश्चन के मार्क्स हो गया आपकी 52, और 2 अटेम्प्ट नहीं किए। और 2 अटेम्प्ट आपने नहीं किया, तो ये आपका 2 क्वेश्चन गलत है, इसका मतलब 1 मार्क्स कटेगा। यस सर। तो सर मार्क्स उसमें कितने? 50 था, तो थोड़ा ही अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। आधा आधा मार्क्स कटेगा, एक कटेगा। नहीं मतलब कि 25% रॉन्ग आंसर के लिए पेनाल्टी है, तो 2 नंबर के क्वेश्चंस को 25% मतलब 0.5 मार्क्स। तो हाँ तो 4 क्वेश्चन अगर आधा। गलत 4 क्वेश्चन अगर गलत होंगे 2 नंबर कटेगा, 2 क्वेश्चन गलत है तो 1 नंबर कटेगा। ओके, तो इनका कहना है कि इनके 26 क्वेश्चन क्वेश्चन। फर्स्ट वाला क्वेश्चन फर्स्ट जो मैंने नीचे ऑप्शन लिख के भेजा है, सेंड किया है। ठीक है, मैं पेपर सबके सेंड कर देता हूँ, और बाकी पूनम का और अमित का मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस बोल रहे हैं कि सर मैंने ये किया हुआ है, तो मैं उसको देख लेता हूँ। ठीक है, वो मैंने नीचे दिया है। चलिए ओके, ठीक है फिर। थैंक यू सर। ओके, ओके सर, थैंक गुड यू। नाइट। गुड नाइट टू ऑल। थैंक यू सर।